नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मरकजी हुकूमत 21 जून के बाद कहां से देगी वैक्सीन? दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मरकजी हुकूमत से सवाल। रियासती हुकूमत के महकमे IT ने आज सालाना रिपोर्ट किया जारी। तेलंगाना में 16 जून से स्कूलों और कॉलेजों के ऑनलाइन क्लासेस का होगा आगाज। शहर में आज शाम 6 बजे के बाद पुलिस की देखी गई भारी चेकिंग। आला अफसरान भी नजर आए चेकपोस्टों पर। कुलसुमपुरा पुलिस ने गैर कानूनी जर्दा बनाकर बेचने वाले रैकेट को किया बेनकाब। निजामाबाद में एक आशिक और माशूका ने दरख्त से लटक कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान अपने बयानात और इल्जामात से मुसलसिल मरकजी हुकूमत पर हमला आवर रहने वाली दिल्ली हुकूमत ने अब एक नया सवाल छेड़ा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा कि मरकजी हुकूमत ने 21 जून से वैक्सीन देने की बात कही है, लेकिन 21 जून के बाद ये वैक्सीन कहां से आएगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के सीरापुर में नव तामीर शुदा ऑक्सीजन स्टोरेज सेंटर के मुआयने के दौरान कहा कि यह अच्छा है कि मरकजी हुकूमत ने 21 जून से वैक्सीन देने की बात की है। उन्होंने कहा यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद लिया गया। इस दौरान वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला और वजीर सेहत भी मौजूद थे। जोर शोर के साथ पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा GTB हॉस्पिटल में, DDO हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। मेरा मोटे तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है और ये अच्छी चीज़ है। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहाँ से आएगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं, वैक्सीन की तो भारी कमी है, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वैक्सीन रियासती महकमे IT ने आज 7वीं सालाना रिपोर्ट 2020-2021 को जारी किया। रियासती वजीर ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा, हर एक के साथ एकसा सुलूक किया जाना चाहिए, कतई नजर इससे कि वो मुखालिफत में हो या मुआक़िफत में हो। उन्होंने कहा कि कोरोना से सनती शोबे को नुकसान पहुंचा है। महकमे IT ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2020-2021 जारी की है। KTR ने कहा तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की कर रही है और कहा IT और सनती शोबों में हैरत अंगेज पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा तेलंगाना में तरक्की की शरह दुगुना है। तेलंगाना యొక్క GSDP, the GSDP gross state domestic product of Telangana during 2021 was about 9.78 lakh crores. నిజానికి చెప్పాలంటే the growth rate of GSDP during COVID fell by 1.26% at constant prices, which is అంటే 2011-12 తీసుకుంటే. But if you compare it to the rest of the country, India మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇండియన్ జీడిపికి మనకి చూసినట్టయితే GDP has contracted at almost 8%. Government of India country as a whole తీసుకుంటే GDP has contracted at 8%. కానీ తెలంగాణలో అది 1.26% మాత్రమే ఉందని చెప్పి మీకు చెప్పాలి. The resilience of Telangana economy was aided, of course, with the vision, with the commitment of Honorable Chief Minister to very important sectors such as agriculture and allied sectors. మొత్తం అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం మరి వాటి అనుబంధ పరిశ్రమలు ఏవైతున్నాయో
వాటి పట్ల ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న చొరవ వల్ల తెలంగాణ యొక్క ఎకానమీ యొక్క పురోగతి మరి దాదాపుగా 20.9% గత సంవత్సర కాలంగా పెరిగి జాతీయ స్థాయిలో 3% ఎదుగుదల మాత్రమే ఉంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్స్, తెలంగాణలో అది 20.9% ఉందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ద షేర్ ఆఫ్ తెలంగాణస్ ఎకానమీ ఇన్ నేషనల్ జీడిపి హెస్ గాన్ అప్ బై 26 basis points to 5.0% as against 4.74% last year. 2019-20లో 4.74% ఉంటే 26 basis points పెరిగి 5%. తెలంగాణ జనాభా తీసుకుంటే భారతదేశంలో మనం 2.45-49% అనుకుంటాను, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఆఫ్. तेलंगाना में नया तालीमी साल 16 जून को शुरू होगा। इसी दिन 8वीं ता 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। हुकूमत का एहसास है कि तलबा को गुज़िश्ता साल की तरह इस साल तकलीफ का सामना ना हो। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत बाज़ स्कूलों को जुबानी जारी की। इस सिलसिले में भी महकमे तालीम ने जुबानी हिदायत जारी की है कि जुलाई के आखिर तक स्कूलों की सरगर्मियाँ शुरू होने के लिए तैयार रहें। जुलाई तक कोरोना वायरस के केसों में कमी वाक़ई होती है तो अगले महीने से एक दिन के वक्फे से स्कूल चलाने की इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में भी महकमे तालीम ने जुबानी हिदायत जारी की है कि जुलाई के आखिर तक स्कूलों की सरगर्मियां शुरू करने के लिए तैयार रहें। ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल में तलबा को तालीम देने के सिलसिले में बहुत जल्द अहकामात जारी किए जाएंगे। आज हीरो मोटो की जानिब से रच्चाकुंडा के पुलिस अमले के लिए 2 लाख रुपए की मालियत से 1000 चेहरों के शील्ड को रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत IPS के हवाले किया। इस मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने हीरो मोटर्स मैनेजमेंट और तेलंगाना के एरिया मैनेजर राम शशि कुमार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कोरोना के दौरान ट्रैफिक पुलिस को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र इन्हें चेहरे के शील्ड फराहम किए। इस तकरीब में DCP ट्रैफिक श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में एमसेट के लिए दरख्वास्तों के अदकाल की तारीख में तौसी की गई है। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से एक मरतबा फिर तारीख बढ़ा दी गई है। किसी भी किस्म की देर फीस के बगैर इस महीने की 17 तारीख तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। ये बात एमसेट कन्वीनर गोर्धन ने बताई। तेलंगाना में एमसेट के लिए अभी तक 2 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी है। रियासती हुकूमत ने 8 जून को तेलंगाना में मजीद लॉकडाउन में 10 दिन का इजाफा किया था और आज से इस पर अमल आवारी भी देखी गई और 6 बजे के बाद पुलिस के अफसरान चेक पोस्टों पर दौरा करते हुए देखे गए। इस जिम्मन में हैदराबाद सिटी पुलिस जॉइंट कमिश्नर DS चौहान ने चंद्रायणगुट्टा चेक पोस्ट का दौरा किया और आवाम को लॉकडाउन पर अमल करने और रिलैक्सेशन वक्त में अपना काम मुकम्मल करने की अपील की। इस मौके पर DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल IPS फलकनुमा ACP मजीद और दीगर पुलिस के अफसरान मौजूद थे। देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन के जितने भी टाइमिंग्स रहे हैं, जितने भी गाइडलाइंस रहे हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ताउन करके, पुलिस के साथ ताउन करके और उसका पूरी अमलबंदी हो रही है। आज से आप सबको पता है कि लॉकडाउन से पहले क्या सिचुएशन थी और लॉकडाउन के बाद जो सरकार ने हमारी ने कदम उठाए हैं हॉस्पिटल से लेके और सभी, उसमें कोरोना में केसेस में कमी आई है। उसका एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आवाम की जो ताउन मिल रही है, आवाम को जो, और जैसे जैसे आप देखिए कि केसेस में कमी आ रही है तो सरकार ने भी उसको कंसीडर करके, हमारी तेलंगाना सरकार ने कंसीडर करके अब और छूट दे दी है। तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है, पब्लिक का और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी उसके नियम आ रहे हैं, जो भी उसकी गाइडलाइंस आ रही हैं, उसका पूरा तरीके से अमल किया जाए। उसमें ज़रा सी भी प्लीज़ आप कंसेशन लेने की कोई कोशिश ना करें। 6 बजे तक का टाइम बहुत होता है। 5 बजे सब इस्टेब्लिशमेंट क्लोज होने के बाद, पहले आपको पता है कि 1 बजे तक था, अब एकदम से 4 घंटे की ढूंढ दी गई है। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले जितनी अच्छी तरीके से पुराने शहर की खासतौर से जो आवाम है, जो जनता है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते आई है। हमको पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी उससे ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन इनको मिलेगा। आप लोग देखिए यहाँ बारिश हो रहा है, हमारे जवान, हमारे लेडी कांस्टेबल्स
और जेंट्स कांस्टेबल सब लोग बेचारे बारिश में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसका एक मकसद यही है कि आप सब लोग सलामत रहें, किसी जान को, माल को और ख़ास तौर से किसी की हेल्थ को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। वही मकसद लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी अच्छी तरीके से ताउन की उम्मीद है। आज दोपहर में सालारजंग पुल के पास एक सड़क हादसा पेश आया और उसी वक्त मजलिसी एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर हादसे के मुकाम पर जाकर एम्बुलेंस तलब किया और साथ ही जीएचएमसी को हिदायत दी कि वो रोड को सही करे ताकि हादसा से महफूज रह सके। इस मौके पर आलमदार वालाजाही कॉर्पोरेटर डबीरपुरा डिवीजन और मजलिसी वर्कर्स और दीगर मौजूद थे। एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, आप लोग यही दूसरे काम पे यहाँ पे कोई ठहर के जो है डाइवर्जन करना, पब्लिक को एजुकेट करके जो है आदमी जाना, कुछ भी नहीं है आप लोगों को। अरे ऑलरेडी का सब 4 एक्सीडेंट इससे पहले हो गया, आपको एक डेथ हो गया, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहाँ है सब रिटर्न क्या दिया आप मेरे को बताइए, कैसे एक्शन ले लिया आप बोलिए। ये चलती भिजाना था आप और साहब स्टेट रहना साहब, क्लियर तो करना ना साहब। ट्रैफिक की पुलिस को तकलीफ, आप ये करके आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, तकलीफ सब आप हम सब उठाने का है, आवाम को तकलीफ नहीं होना, अब हम जिंदे जा रहे हैं। हमारे शेर साहब क्या आप और लोग लेटर देके पाबंद करो साहब, जो व्हीकल लगा रहे उसके तरफ से जो है गिरा नीचे पूरा उससे आप साइड से अगर लगाए पूरा 200 गाड़ी आते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है? ऐसा देते जाते हैं, अंदर जाते हैं, रोड पे पूरा ठहरा दे रहे हैं। एक तो गार्बेज पूरा ट्रैफिक जैम, लॉरी वैसी रोड पे लगा रहे, या लगा ना सब बाजू से। अरे कम से कम बारिश हुआ, आपका 4 आदमी आप लोग की जिम्मेदारी है। अच्छा आप कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी कुछ जाके हॉस्पिटल भेजा ऑटो में, नहीं तो प्रॉब्लम होता। कैसा बेटा तुम्हारी तबीयत? मैडम हमको जहराबाद के टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने आज एमएलए कैंप ऑफिस जहराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना को यह एजाज हासिल हुआ है कि यहां का कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुल्क का सबसे बड़ा आबी जखीरा है। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना टी हरीश राव की काविशों से संगारेड्डी, जहराबाद, इंदौल हलकों के लिए संगमेश्वर लिफ्ट आपाशी प्रोजेक्ट सर्वे का काम रवा माह की 12 तारीख को शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा जिसके बाद नारायणखेड़, इंदौल और जहराबाद का हल्का इंतहाई सरसब्ज व शादाब होगा। उन्होंने कहा कालेश्वरम से सिंगूर को 30 टीएफसी पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा शहरियाने जहराबाद के लिए खुशी की बात यह है कि इसमें 12 टीएफसी सिर्फ जहराबाद के लिए मुख्तस होगा। उन्होंने कहा इसके बाद शहर जहराबाद को पानी का मसला दरपेश नहीं होगा। इस मौके पर जहराबाद के रुकन असम्बली मानिक राव ने रियासती वजीर टी हरीश राव का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी दिलचस्पी के बाद जहराबाद हल्का तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। इस मौके पर साबिक रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद फरीदुद्दीन, शिव कुमार, विजय कुमार, सैयद मोहिउद्दीन, मोहम्मद याकूब व दीगर मौजूद थे। कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया का नहीं पूरे देश का, पूरे कंट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वो सबसे बड़ी स्वाभिमान की बात है। डेफिनेटली कालेश्वर प्रोजेक्ट से पूरा तेलंगाना इरिगेशन होने का एक सपना था, वो सपना पूरा होते आए हुए। नारायणखेड़, अंदौल, जहराबाद ये सभी सिंगूर में पानी कम रहने की वजह से अपनी इरिगेशन नहीं कर सकते थे, मगर पूरी कोशिश के बाद हमारे मंत्री हरीश राव साहब ने कोशिश के बाद हमारे पास संगमेश्वर लिफ्ट इरिगेशन और बसवेश्वर लिफ्ट इरिगेशन बोल के दोनों लिफ्ट इरिगेशन आए हुए हैं। ये लिफ्ट इरिगेशन कालेश्वरम से लेकर सिंगूर में पानी लेके आने के लिए लगाए हुए। आज के इस कार्यक्रम पे आए सो एमएलए माणिकराव साहब, एमएलसी फरीदुद्दीन साहब, डीसीएमए चेयरमैन शिव कुमार साहब, हमारे सुभाष सेठ, विजय कुमार, टेम्पू चेयरमैन वेंकटेश्वर साहब, मुंडप्पा जी, गोवर्धन रेड्डी, सुभाष रेड्डी, कलीम, नरसिम्हलू, राजू स्वामी, बैद्यनाथ पटेल, सभी प्रेस मीडिया को बहुत बहुत नमस्कार। खास करके
मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कुछ दिन कबल 2 लड़कों को मुगलपुरा पुलिस ने मामूली सी बात पर सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना की कोशिशों से कल ये दोनों लड़कों को रिहा करवाया गया। चंचलगुड़ा जेल के बाहर कॉर्पोरेटर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुगलपुरा इंस्पेक्टर रवि कुमार ये बच्चों की बेल होने नहीं दे रहे थे। उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से अपील की कि मुगलपुरा इंस्पेक्टर रवि कुमार को फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई हम लोग सो एक हिंदू एक मुस्लिम गैर कौम की बच्चा था, मुस्लिम बच्ची थी, उसमें सो हम लोग रोक के उसको बच्ची को कहाँ लेके जा रहा बोले तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं वो बच्ची भी क्या बोल रही मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। तो हम लोग क्या करे उसको बोले पहले तो उसको मारे, उसको ज़्यादा मारा नहीं मारे, कुछ भी नहीं मारे, आई 2 पचकड़ा मारे, इन्हों 1 2 पचकड़ मारे, मैं इन्हों 1 2 पचकड़ मारे। मैं ऑटो पे कारोबार करके जा रहा था वापस, तो इन लोग लड़ रहे थे रोक के, लड़ते वक्त मैं बीच में रुक के मारे, हम लोग 2 जने मारे और 6-7 जने भी मारे, किसी के ऊपर इन लोगों एक्शन नहीं लिए मुगलपुरा पीएस वाले। फिर हम दोनों को ले लेके क्या करें डाल के पीएस में भी मारे, दुनिया का मारे, पट्टों से मारे, उससे इससे मारे, दुनिया का हम लोग को मार पीट करे। पलट के ये तंजोगुड़ा पीएस में भी दुनिया का मारे, हमारे को पाइपों से मारे अंदर, दुनिया का मार के काम लिए बाथरूम धो फला करो वो कि दुनिया का करे हमारे तंगा। 8 दिन से हम लोग भुक्के पेटे काम कर रहे हैं। हम लोग इतनी तबलीग में अंदर यकीन मारो जुमा हम बाहर आने के बाद इतना सुकून का 70 लाख ऐसा की कसम बहुत तड़प रहे थे हम लोग। ना खाने को टाइम पे ना कुछ टाइम पे ना कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को, इतना परेशान है हम लोग, इतना मालूम अंदर बहुत चीज़ से परेशान है हम लोग। खाली पीली हमारे को इतना परेशान कर दिया, खाली पे कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है केस में, वो इतना बड़ा केस कर दिया तो सर्कल साहब। मैं मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना और कंटिन्यू जो सो मैं जो बच्चों को जो सो दोनों बच्चों को नाजायज़ तकलीफ़ देके जो फंसाए थे रवि कुमार साहब, वो बच्चों की आज अल्लाह ताला से जो है सो शुक्र अदा करती हूँ कि वो दोनों बच्चों की भी बेल हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर हम लोग बेल कराए लोगों की, जैसे कि जो सेक्शंस लगाए थे वो सेक्शन पे नॉन एबल बेल बोल के डाल दिए थे। और मैं जो पहली बेल के लिए भी अप्लाई करी थी, जब भी जो है सो उन्होंने एक लेटर भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना, हैदराबाद में फसाद हो जाता बोल के। और सेकंड बेल में भी सेम केस वैसे ही करके भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना। लेकिन मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके अंदर जो है सो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे के ये चीज़ के लिए जो है सो बच्चों की बेल कराए है। मेरे को भी बोले थे कि आप दिन रात वो बच्चों के पीछे मेहनत करिए, जितना जल्दी हुआ वो बच्चों को बाहर लाने की कोशिश करिए। बोले देखिए आप अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि दोनों बच्चे भी बाहर आ गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रवि कुमार साहब नाजायज़ लोगों को अंदर भी तकलीफ़ दिए, नाजायज़ बोलियाँ बोले, हम वो चीज़ के लिए भी खामोश बैठ गए। ऐसा क्या गुनाह करे थे बच्चे जो एकदम पलट के जो है सो बच्चों के ऊपर इतने बड़े बड़े सेक्शन डाल दिए, उन्होंने बेल नहीं मिलना बोल के पूरी कोशिश करे थे। लेकिन अल्लाह ताला जो है सो मेरे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरे पैसे उन्होंने लगा के आज वो बच्चों को बाहर निकाले। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि बच्चे सही सलामत बाहर आ गए। है थोड़ी बहुत तकलीफ़ है कि इन्होंने नाजायज़ जो बातें बच्चों को अंदर बोले, और वो बच्चा खुद ही जो है गैर कौम का बच्चा था, वो बच्चा जो सो अपने एप्लीकेशन लिखना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके वो बच्चे से एप्लीकेशन लिखा के डाल के बच्चों को अंदर करे। उन्होंने गैर ज़रूरी के तमाशा बनाए। उन्होंने 1 हफ़्ते से बच्चे जेल में है। आज उनकी माँ दुनिया का रो रहे, वो एक बच्चे के ऊपर घर चलता, दूसरा बच्चा जो सो ऑटो चलाता। मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि दोनों को अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग उनकी बेल कराए है इंशाअल्लाह ताला। हम और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि रवि कुमार साहब मैं मारा नहीं बोले, और वो बच्चों की ज़बानी है कि मारे बोल के, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत टॉर्चर करे हम लोगों को अंदर, मैडम वो लोग बोल के बोले हैं। और उन्होंने मेरे को और एक बात ये बोले है कि मैडम आपको रेस्पेक्ट दे के बात करो बोले। मैं भी कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट दे के बात करना चाह रहे हैं बोले तो क्या मुझे गाली दे के बात करते थे क्या इन्हों? जो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, अभी तक जो सो आप ना सस्पेंड करें ना उनको यहाँ से हटाए। रवि कुमार साहब से ऐसा क्या है? एरिया के अंदर पूरे लोग बोल रहे हैं कि शराब के दुकानों के लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ रात दिन जो है सो जुए चल रहे, और तकरीबन जो है सो पहले देखिए आप दीवार गिरे जब भी हमारे को इन्हों अंदर बैठ के जो भी जो है सो बात करे, जब भी जो है सो मांडोली करे, उनको मैं जब भी बोली साहब बच्चा मर रहा वहाँ पर दवाखाने में फसलियाँ तोड़े बोल, तो उन्होंने एक भी नहीं सुन के अपनी जो मनमानी करे उन्होंने जब भी
और हम लोग जो है सो लड़के झगड़ के उनको 1.5 लाख रुपए वो बच्चे को भी दिला है, लेकिन ये रवैया उनका गलत है। और एक भी जो है सो कब्रिस्तान के उसमें शाबान की ईद के जब भी यही उनका रवैया था, यानी कि पूरी मुस्लिम दुश्मनी आजमा रहे हैं उन्होंने। हम ये नहीं चलने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम भी असद भाई से बात करेंगे, साहब क्या राय मशवरा देते करेंगे। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं पेजेंट कॉरपोरेटर है कि मेरे को पेजेंट कॉरपोरेटर को ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मैं रेस्पेक्ट दे के बात करो, तो आगे आवाम के साथ उन्होंने क्या रवैया आजमाते देखिए आप। मेरे को खुद बोल रहे हैं कॉरपोरेटर को रेस्पेक्ट दे के बात कर, तो मेरे ये समझ में नहीं आया क्या मेरे को गाली दे के बात करना चाह रहे थे क्या उन्होंने। मैं इनका ये दे रही हूँ कि मैं रवि कुमार साहब पे मैं भी केस बुक कराऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे को जो साहब बोलेंगे मैं बराबर वो करूँ, लेकिन मेरा कमिश्नर साहब से ये डिमांड है कि इन्हों यहाँ से जाना है या इनको सस्पेंड करते, नहीं तो आगे जो है सो हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे रवि कुमार साहब के साथ। हम लोग ये करें, अभी हम तो बच्चे रिलीफ होना बल्कि सोच लिए थे कि बच्चे बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हम आगे से हमारा जो भी काम रहेगा अभी कमिश्नर साहब के हाथ में, या हम बच्चों को ले जाके नाके पे धरना देना या जो सो सीधा इनको यहाँ से हटाते। हम ये 2 सवाल कर रहे हैं, ये सवाल के अंदर हमको जो सो कमिश्नर साहब का जवाब चाहिए। एक हफ्ता कुलसुमपुरा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जर्दा बनाकर बेचने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया। तफसीलात के मुताबिक कारवान के मुस्तैदपुरा में एक घर में पुलिस ने धावा करते हुए वहां से 3 कुंटल से ज्यादा जर्दा जब्त किया और शर्जील नामी नौजवान को गिरफ्तार भी किया। ये शख्स गुजरात से जर्दा लाकर यहाँ ज्यादा कीमत में फरोख्त किया करता था। कुलसुमपुरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जर्दे को जब्त कर लिया। याद नहीं है आधार कार्ड पुराना 13,790 का है। नमस्ते ना आज 7-8 बजे के बीच में हमारा पुलिस कुलसुमपुरा स्टाफ एंड ऑफिसर्स पेट्रोलिंग में अनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन मुस्तैदपुरा में एक शागिल के बच्चा, शागिल उसका नाम है, एज 28-30 ईयर्स रहता, उनका घर में रेड करे तो ग्राउंड फ्लोर में टोटल 3 क्विंटल 10 किलो जर्दा रखा हुआ है। ये जर्दा उन्होंने गुजरात से मंगा लेके बेगम बाज़ार में जो फिश मार्केट में खरीदता एक ही बार, इन्होंने डेली घर में 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा बना देके पुराना पुल चौरस्ता में हाई रेट को बेचता। 40 रुपये एक 50 ग्राम 40 रुपये 80 रुपये कैसा बोले तो वैसा जो मौका टाइम पर। ये होगा से आज हम लोग रेड करके उसका उनके घरों में 3 क्विंटल का गन्नी बैग्स और प्लास्टिक बैग में भरा हुआ था, वो लेके आके सीज करा, केस भी बुक करा हुआ है उसके ऊपर अंडर कोप्टा एक्ट में केस बुक करा हुआ है। सब ये जर्दा बोले तो 40 रुपये 50 रुपये जो पैकेट बेचता बोल रहे हैं, गांजा टाइप में कुछ है क्या सर इसका? गांजा कुछ भी नहीं होता इसमें। गांजा इसे जर्दा को थोड़ा सुनना और उसको तो केमिकल मिला दिए तो जस्ट लाइक गुटखे के वैसा होता, ये लेके जाके उन लोग उसमें मिला दे के खा लेते। ये भी डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैंसर भी हो सकता, मुंह का बीमार भी होता। आशिक और माशुका ने दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिला के वर्नी मंडल के साइदापुर जंगलाती इलाके में एक दरख्त से इन दोनों की लाशें दस्तयाब हुई। इस बात की इत्तला गाँव वालों ने रिश्तेदारों को दी। इन आशिक और माशुका की शनाख्त मोहन और लक्ष्मी के तौर पर की गई, जो जिला के तिम्मापुर के रहने वाले थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मायूसी के आलम में इन दोनों ने ये इंतहाई इकदाम किया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर नाशों को दरख्त से निकलवाया और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मरकजी हुकूमत 21 जून के बाद कहां से देगी वैक्सीन? दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मरकजी हुकूमत से सवाल। रियासती हुकूमत के महकमे IT ने आज सालाना रिपोर्ट किया जारी। तेलंगाना में 16 जून से स्कूलों और कॉलेजों के ऑनलाइन क्लासेस का होगा आगाज। शहर में आज शाम 6 बजे के बाद पुलिस की देखी गई भारी चेकिंग। आला अफसरान भी नजर आए चेकपोस्टों पर। कुलसुमपुरा पुलिस ने गैर कानूनी दर्जा बनाकर बेचने वाले रैकेट को किया बेनकाब। निजामाबाद में एक आशिक और माशूका ने दरख्त से लटक कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।